हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 9 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 12 न्यूज है जिसे हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया स्कीम को लेकर। अच्छा, पीएम मोदी क्या करने वाले हैं? पीएम मोदी ये स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं और ये स्कीम क्या है? एक कैशलेस ट्रीटमेंट। जितने भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम रहते हैं, जिसका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए ये स्कीम निकाला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के अंदर जितने भी विक्टिम रहते हैं उनको 1.5 लाख का कवरेज दिया जाएगा, मतलब इतना अमाउंट से उनको हेल्प किया जाएगा। और जो पर्सन विक्टिम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा उनको भी एक कैश अवार्ड दिया जाएगा। ये स्कीम जो रोड कवर करेगी वो इंडिया के कोई भी रोड में ये एक्सीडेंट होने पे ये स्कीम कवर किया जाएगा। सिर्फ नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट होने से कवर होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है। और इस स्कीम में जो और भी बताया गया है, जो जो कैश अवार्ड दिया जाएगा वो पर्सन को, जो विक्टिम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा, वो सिर्फ एक ही पर्सन को दिया जाएगा कैश अवार्ड। और ये कैश अवार्ड रहेगा 25,000 का कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसमें एक टर्म बताया गया है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब अगर किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको फर्स्ट 60 मिनट, मतलब पहला 1 घंटा, एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा के अंदर जो उसका कंडीशन रहता है या फिर जो ये 1 घंटे का पीरियड रहता है उस पर्सन के लिए वो गोल्डन आवर नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर उसके एक्सीडेंट को लेकर अगर कोई स्टेप लिया जाए या फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उनको उसका सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट 60 मिनट या फिर फर्स्ट 1 घंटा एक्सीडेंट के बाद का इसे गोल्डन आवर नाम से बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है एक स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम देख लेते हैं। इसका स्कीम का नाम है टैक्स RAMPS या फिर टैक्स रैम्प स्कीम। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। ये है टैक्स रैम्प का फुल फॉर्म, टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स। इसी टेक्सटाइल को लेकर अभी एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस का थीम देख लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। यह था इसका थीम, इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। इसी कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इंडिया के 15 स्टेट के बीच एक MOU साइन किया गया है। और ये जो MOU साइन किया गया है वो इसी स्कीम का पार्ट है। अच्छा, इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया था? ये स्कीम लॉन्च किया गया था टेक्सटाइल रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है और रिसर्च है उनका क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके या फिर इम्प्रूव किया जा सके, और उसके साथ इनका कवरेज और क्रेडिबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके। इसीलिए इस स्कीम को, टैक्स रैम्प स्कीम को लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है 2 एक्ट को लेकर। एक है पोक्सो एक्ट और एक BNS का सेक्शन 352 सब क्लॉज 2 को लेकर। जो पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका सेक्शन 6 जो है इसमें बताया गया है किसके बारे में? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में इसमें बताया गया है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में पोक्सो के सेक्शन 6 में बताया गया है। और दूसरा है BNS का सेक्शन 351 सब क्लॉज 2। इसमें बताया गया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, मतलब किसी को जान से मारने की धमकी या फिर इसी तरह का इंटिमिडेशन के लेकर इसी BNS का सेक्शन 351 सब क्लॉज 2 में बताया गया है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस वर्मा को केस को लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनका इम्पीचमेंट को लेकर दो आर्टिकल न्यूज में आ जाते हैं, एक आर्टिकल 124 और एक आर्टिकल 91। ये आर्टिकल 124 में बताया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग्स को लेकर, और आर्टिकल 91 में बताया गया है अगर राज्यसभा का जो चेयरमैन रहते हैं वो अगर एब्सेंट रहे तो उनका ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, उनका ड्यूटी परफॉर्म करेगा जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन रहता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन का ड्यूटी परफॉर्म करेगा राज्यसभा का चेयरमैन का एब्सेंस में। बट कहीं पर भी आर्टिकल 91 में बताया नहीं गया है कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 124 को लेकर जो इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग्स है उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं चेयरमैन का एब्सेंस में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है यूएसए को लेकर। यूएसए में एक बिल लाया गया है, कौन सा, द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। यह बिल यूएसए में लाया गया है। यह बिल के अंदर बताया जा रहा है उन सब देशों पे सैंक्शन किया जाएगा या फिर टैरिफ लगाया जाएगा जो क्या करते हैं, रशिया से ऑयल और गैस परचेस करते हैं। इसी को लेकर यूएसए ने इंडिया पर भी 500% टैरिफ लगाने की बात की है। अच्छा, इसमें और भी देख लेते हैं इंडिया अभी कौन कौन सा देश के साथ ट्रेड पैक्ट किया है और करने वाला है। वो है यूरोपियन यूनियन, द एशियन, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, बहरेन, जीसीसी मतलब जितना भी मिडिल ईस्ट का देश है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें जीसीसी या फिर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहा जाता है। ये जीसीसी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कनाडा एंड साउथर्न अफ्रीका कस्टम यूनियन, इन सभी के साथ इंडिया क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है ताकि यहाँ पर भी इंडिया का एफटीए स्टार्ट हो सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी यूएसए को लेकर है। रिसेंटली क्या किया है यूएस का प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने 66 इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को एग्जिट कर लिया है। देख लेते हैं कौन कौन सा बॉडीज। ये यूएन के कुछ बॉडीज है और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस से स्टार्ट किया गया था, यूनेस्को, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनआरडब्ल्यूए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, यूएनएफसीसीसी, आईपीसीसी, आईयूसीएन, आईआरईएनए, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज से या फिर एग्रीमेंट से यूएसए ने खुद को एग्जिस्ट कर लिया है। 2025 में डीटी ने अनाउंस किया था यूएसए डब्ल्यूएचओ से भी खुद को एग्जिट कर लेगा। एक बार ये सब बॉडीज और एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यूएनएचआरसी मतलब ये एक ह्यूमन राइट बॉडी है। उसके बाद है यूएनआरडब्ल्यूए, ये क्या है, पाकिस्तान का जो रेफ्यूजी है उनको फंड प्रोवाइड करने का ये एक बॉडी है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये एक एग्रीमेंट हुआ था एनवायरनमेंट को लेकर जो एक लिमिट लगाया था 2 डिग्री C, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजमेंट को 2 डिग्री से नीचे रखना है। यूएनएफसीसीसी, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट को लेकर एक बॉडी है। उसके बाद आईपीसीसी, ये भी क्लाइमेट को लेकर एक बॉडी है। उसके बाद आईयूसीएन, ये एक कंजर्वेशन बॉडी है जो नेचर के जितने भी एनिमल और प्लांट है उनको लेकर है। और आईआरईएनए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है, ये एक बॉडी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करती है। उसके बाद आईएसए से भी यूएसए ने अपने आप को एग्जिट कर लिया है। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे स्टार्ट किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, और इसको बनाने का जो आइडिया दिया गया था वो COP21 जो पेरिस में हुआ था 2015 में,
उसी के अंदर इसका आइडिया दिया गया था। ये आईएसए का एक गोल है 2030 तक $1 ट्रिलियन क्या करना, इन्वेस्ट करना। किस चीज पे? सोलर एनर्जी पे। अभी तक वर्ल्ड में 95 कंट्रीज में क्या चल रहा है, ये आईएसए का प्रोग्राम चल रहा है और वर्ल्ड का 125 कंट्रीज ये आईएसए का मेंबर है। 1997 में एक कियोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन किया गया था। यूएनएफसीसी के अंडर यह प्रोटोकॉल साइन किया गया था और इसमें एमिशन रिडक्शन के बारे में बात किया गया था, मतलब कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी। तो यूएसए ने इसको भी साइन नहीं किया था और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएसए का साइन किया हुआ था उनसे भी ये एग्जिट करने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक रिपोर्ट को लेकर, यूएन का एक रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? यूएन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा? यूएन डेसा के द्वारा, यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है ग्लोबल का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, ग्लोबल का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 2024 में वो कितना है? $2.7 ट्रिलियन। मतलब दुनिया के जितने भी देश है वो सब मिलाकर टोटल में सिर्फ 2024 में $2.7 ट्रिलियन अपना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया है या फिर खर्च किया है। इसी के साथ यूएन डेसा जो है इसने इंडिया का ग्रोथ को लेकर भी एक डाटा रिलीज किया था। इसने बताया था 20 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडिया ग्रो करेगा 7.2% से और इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था इंडिया ग्रो करेगा 7.4% से। और इस साल मतलब 26-27 के लिए और 27-28 के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्शन दिया है इंडिया ग्रो करेगा 6.6% से और 27-28 में इंडिया ग्रो करेगा 6.8% से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है मार्स का एक मिशन को लेकर, मार्स रिटर्न सैंपल मिशन। मार्स रिटर्न सैंपल मिशन, ये मिशन कंडक्ट किया जा रहा है ईएसए और नासा के द्वारा। से मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, जो यूएसए का स्पेस एजेंसी है नासा, इनके द्वारा ये ज्वाइंटली ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन के अंदर मार्स से जितने भी साइंटिफिकली सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे उसे अर्थ पे लेके आना है इस मिशन के अंदर। अच्छा, इस मिशन पे जो रोवर यूज किया जाएगा उसका भी नाम देख लेते हैं, रोसालिन फ्रैंकलिन। ये इस मिशन का रोवर है जो क्या करेगा, सैटेलाइट को जो लेके जाएगा वो है रोवर। तो ईएसए का बनाया हुआ रोसालिन फ्रैंकलिन रोवर ये मिशन में यूज किया जाएगा और इसे 2028 में लॉन्च करने की बात की थी। लेकिन नासा ने क्या किया है, नासा ने इस मिशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। यूएसए ने नासा का फंड को कम कर दिया है, इसीलिए यूएसए का जो डीटी है उसने नासा का फंड को कम कर दिया है, इसीलिए नासा ने क्या किया है, इस मिशन से खुद को विड्रॉ कर लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है सेबी को लेकर। सेबी ने अभी बताया है जितने भी ब्रोकर है वो खुद को क्या कर सकते हैं, एक रेगुलेटर की तरह वो खुद काम कर सकते हैं। ये रहा, सेबी हैज परमिटेड स्टॉक ब्रोकर्स टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर रेगुलेटरी एम्बिट। मतलब जो स्टॉक ब्रोकर है वो भी अब क्या कर सकते हैं, रेगुलेटरी या फिर रेगुलेटर का काम कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है? ये जो ब्रोकर है उनका बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड करने के लिए और वाइड रेंज में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी क्लाइंट को सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चेंजेस किया गया है सेबी के द्वारा। इसी के साथ और भी बताया गया है ये जो स्टॉक ब्रोकर है ये क्या कर सकते हैं, सेबी को छोड़कर किसी और भी फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर का काम भी कर सकते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर जब किसी और फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर का काम करेंगे तब इनका जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कंसर्न फाइनेंशियल सेक्टर का रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए ये काम किया जाएगा, ना कि सेबी का। इसी के साथ जितने भी स्टॉक ब्रोकर है उनको क्या करना पड़ेगा, एक डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये जो ऑफिसर रहेंगे ये मॉनिटरिंग का काम करेंगे या फिर मॉनिटर का काम करेंगे। जितने भी सेबी का रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करके काम किया जा रहा है या नहीं, ये मॉनिटर करने के लिए ये ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक पर्सनालिटी को लेकर, माधव गाडगिल। ये कौन है? इंडिया का इकोलॉजिस्ट है। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल पास्ट अवे। इनका ही एक डॉक्यूमेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसेप्ट डॉक्यूमेंट। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, माधव गाडगिल के द्वारा बनाया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसेप्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या है? इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को का, इसी के अंदर ये डॉक्यूमेंट को इनके द्वारा बनाया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज पे। ये न्यूज है यूएसए और श्रीलंका को लेकर। रिसेंटली क्या किया है, यूएसए ने श्रीलंका को कुछ नेवी का हेलीकॉप्टर दिया है। कितना? 10 हेलीकॉप्टर यूएसए ने श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। हेलीकॉप्टर का नाम देख लेते हैं, TH-57। ये हेलीकॉप्टर जो नेवी में यूज करने वाला हेलीकॉप्टर है, ये यूएसए ने श्रीलंका को अभी प्रोवाइड किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डील साइन किया है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $2 बिलियन लोन लिया था, वो अब चुका नहीं पा रहा, इसीलिए पाकिस्तान JF-17 फाइटर इस पैसे के बदले सऊदी अरेबिया को देने वाला है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।